हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इंडिया के बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डाउटनेट पर। मैं हूं योगेश चंद्र शुक्ला और आज स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का एक बड़ा सेशन, वंशागतिकी का आंटविक आधार। एक बड़ा चैप्टर, बड़े टॉपिक और सभी लोगों का आज बहुत स्वागत है। सभी बच्चों को आज के शाम की बहुत 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 शुभकामनाएं। क्षमा चाहता हूं 2 मिनट विलंब से हूं, थोड़ा सा बारिश की वजह से नेट का कुछ इशू था, इस वजह से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जा रहा है। पर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, वंशागतिकी का आंटविक आधार। बड़ा चैप्टर, नया और नए पैटर्न से नई कहानियां, नए कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। वंशागतिकी का आंटविक आधार। वेरी गुड इवनिंग मेरे बच्चा लोग, वेरी गुड इवनिंग अनुश्री और इमरान और है और सारे बच्चे, इसरार, अल्पना, श्वेता, सूरज, भावना, अवस्थी और जो भी जितने भी है, अंकित, सारे बच्चों को आज की शाम की शुभकामनाएं। नए नए बच्चों का भी बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी बच्चों को। आपको पता है बेटा जी कि ये चैनल है आपके लिए, है आपके लिए है ये चैनल, तो इसलिए इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो जरूर कर लीजिएगा। बेटा जी स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये है आपका चैनल योगेश शुक्ला बायोलॉजी। आपको इसे फॉलो करना है, बेल आइकन प्रेस करनी है और अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर देना है ताकि हर एक बच्चा हमारी वीडियोस को देखकर अपने बोर्ड की तैयारियों को बहुत जबरदस्त तरीके से कर जाए। नीट के विद्यार्थियों के लिए भी यह चैनल बहुत बड़ा चैनल होगा, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस कर ले सकते हैं। इसके अलावा मेरे बच्चे, ये है हमारा टेलीग्राम हैंडल, ये है हमारा इंस्टाग्राम हैंडल, यहां पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। नीट के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए आप यहां पर इसे फॉलो कर सकते हैं। सभी बच्चों को एक बहुत बड़ी जानकारी आपके लिए, होमवर्क कमेंट सेक्शन के ऊपर में दे दिया गया है। सो प्लीज सारे बच्चे आज उस होमवर्क को जरूर 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 कंप्लीट करिए। वो होमवर्क आपके लिए बहुत जरूरी है। सो प्लीज आप सारे बच्चे होमवर्क को जरूर करेंगे। एक और बहुत बड़ी सूचना आपके लिए, आरंभ 2.0 जीतने का आज आखिरी मौका है। 15 तारीख है आज, और आज आप लोगों को फॉर्म फिल करने हैं, पूरे 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 आंसर फिल करने हैं, तभी आपको मिल पाएगा आरंभ 2.0 का फ्री बैच। इसके अलावा सभी बच्चे जो आरंभ 2.0 ले रहे हैं, कल से बेटा स्टार्ट हो रहा है इसका मेगा सेल। याद रखना कल 20 तारीख के बाद ये आरंभ बैच खत्म हो जाएगी। इसके बाद कोई एडमिशंस नहीं होंगे, कोई भी एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि बार बार बीच से कोई बच्चा पढ़ने आता है, बड़ी दिक्कतें होती हैं। इसलिए बेटा 20 तारीख के बाद आरंभ बैच में कोई एडमिशन नहीं होगा और तब तक 16 तारीख से 20 तारीख तक, मतलब कल से लेकर 20 तारीख तक आपको एक जबरदस्त ऑफर मिल रहा है 50% ऑफ का। आपको ऑफर मिल रहा है 50% ऑफ का। तो नीट की लाइव बैच है। गूगल फॉर्म फिल करिए, कमेंट सेक्शन पे लिंक है, उसे भी फिल करिए और बताइए ऐसे ही सारे सेशंस को आप अपने मोबाइल में एप्लीकेशंस पे नीट 2024 के लिए पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये आरंभ बैच का सेशन है। सभी बच्चों को एक बार फिर से आज के शाम की घड़ी घड़ी बधाइयां। सारे बच्चे कमेंट सेक्शन पे एक बार प्यारा सा रोड कर दीजिए, अपना हार्ट भेजकर सपोर्ट कर दीजिए। यस सर वी आर रेडी। एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक कर दिए? ठीक है। तो बेटा 16 से लेकर 20 तारीख तक आपको ये बैच आपको फ्री 50% ऑफ में मिलेगी। इसके बाद आपको ये 50% ऑफ नहीं मिल पाएगा, इसलिए बेटा जी आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। नीट के लिए ऑनलाइन क्लासेस जो यूट्यूब पे है बेटा, वो 3 बजे होती है और शाम के समय में 12th की क्लास होती है। सुबह 3 बजे 11 की क्लास और अभी 12th की क्लास, दोनों मिलाकर आप नीट की अच्छी तैयारियां कर सकते हैं। इसलिए सारे बच्चे बहुत मन लगाकर अच्छे से आप इस प्रकार की पढ़ाई करिए। स्टार्ट कर दिए, बहुत सारे बच्चों ने रोर किया है और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बड़ा चैप्टर, बड़े कॉन्सेप्ट। आज आपको इंट्रो पढ़ाते हैं इस चैप्टर का इंट्रो पढ़ाते हैं, वंशागतिकी का आंटविक आधार। देखो यार, पिछला चैप्टर जो था उस चैप्टर में मेंडल साहब की कहानियां चल रही थी, वंशागतिकी का आंटविक आधार। बहुत सारे बच्चे पिछले चैप्टर में कह रहे थे कि भैया एक बात बताओ हमें कि ये तो ठीक है यार, कि मतलब हमारे पास मेंडल साहब ने कहा ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होता है, वो होता है, परंतु अगर हम इसकी सबसे सटीक बात कहें कि सच में असल में क्या होता है, सबसे बेहतरीन चीज क्या होती है इसमें, उसके बारे में बात करते हैं। तो कौन है जो वंशागतिकी का, ऐसा कौन सा अणु है जो इसे निर्धारित कर रहा है? क्वेश्चन का मतलब यह है चैप्टर का कि भाई आपकी वंशागतिकी हो रही है, लक्षण माता पिता से आप में आ रहे हैं, आपसे आपके बच्चों में जा रहे हैं और आपके बच्चों से उनके बच्चों में जा रहे हैं ना। तो ये जो लक्षण ट्रांसफर हो रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी, इसको ला कौन रहा है, वो कौन है आंतरिक आधार? तो इसको मान लेते हैं कि वो फिलहाल जो है, इसको अपन कह सकते हैं कि ये है बच्चा आपका आनुवांशिक पदार्थ। क्या है हमें नहीं पता, आनुवांशिक पदार्थ है।
हमने उसका नाम रख दिया कि कोई तो आनुवांशिक पदार्थ है जो डिसाइड करेगा कि भैया लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी जाने हैं कि नहीं जाने हैं, लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी जाने हैं कि नहीं जाने हैं, आपका लक्षण आपके बच्चों में जाएगा कि नहीं जाएगा, यह डिसाइड करता है आनुवांशिक पदार्थ। अब सवाल आता है कि आनुवांशिक पदार्थ है कौन यार? तो सबसे पहले हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेटा फ्रेडरिक मिश्चर। फ्रेडरिक मिश्चर ने कोशिका के केंद्रक में, कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले पदार्थ ये बात याद रखना, पाए जाने वाले पदार्थ को वंशागतिकी का आणविक आधार माना। किसको मान दिया? केंद्रक के अंदर एक पदार्थ पाया जाता था, उसी को मान लिया कि वही उसका आणविक आधार है। आज सिर्फ इंट्रो है बेटा, बड़ा चैप्टर है, लंबे समय तक जाएगा। आणविक आधार माना, किसने माना है? यह माना है फ्रेडरिक मिश्चर ने। पूरी कहानी शुरू होती है फ्रेडरिक मिश्चर के कॉन्सेप्ट से। फ्रेडरिक मिश्चर ने कहा कि भैया एक कोशिका है, कोशिका के केंद्रक में एक पदार्थ है, और पदार्थ जो है वही वंशागतिकी का आणविक आधार है, वही डिसाइड करता है। केंद्रक के अंदर पाया जाने वाला पदार्थ ही डिसाइड करता है कि भाई मटेरियल आगे ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा, लक्षण आगे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। और क्या नाम दिया? नाम रख दिया बेटा, नाम रखा उसका न्यूक्लिन। क्या नाम रखा? न्यूक्लिन शब्द नाम रखा, न्यूक्लिन शब्द दिया। तो आपसे पूछा जाएगा यार सबसे पहले आनुवंशिक पदार्थ के बारे में कहानी किसने बताई थी? तो वो फ्रेडरिक मिश्चर साहब थे, जिन्होंने कहा कि यार ये जो है ना न्यूक्लिन है। ये क्या है? न्यूक्लिन है, ये न्यूक्लिन है, ठीक है। तो ये न्यूक्लिन है, तो ये यहां पर पॉइंट है, यहां पर पॉइंट होता है कि ठीक है यार न्यूक्लिन शब्द दे दिया, मान लेते हैं। बाद में इसे आल्टमैन और बहुत सारे साइंटिस्ट से बाद में इसे न्यूक्लिक अम्ल कहा गया। क्या कहा गया? कि न्यूक्लिक अम्ल कहा गया। पहले इसका नाम न्यूक्लिन था और उसके बाद इसे कहा गया कि असल में जिसे न्यूक्लिन कहा जा रहा है ना, वो असल में बच्चा न्यूक्लिक अम्ल है। क्या है वो? न्यूक्लिक अम्ल है। तो आज के बाद आज के सारे बच्चे इस बात को जान लेंगे कि भैया वंशागतिकी का आणविक आधार, वंशागतिकी को डिसाइड करने वाला, लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी जाने वाला जो गुण है वो कौन डिसाइड कर रहा है? कमेंट सेक्शन पे बताइए। वो आंसर है न्यूक्लिन, वो आंसर है न्यूक्लिन, वो आंसर है न्यूक्लिन। और बाद में उसी को न्यूक्लिक अम्ल कहा। वीडियो पसंद आई हो लाइक जरूर करें, आज का होमवर्क जरूर करना। और सारे बच्चे जो आराम 2.0 बैच लेना चाहते हैं उनका 50% सेल कल से स्टार्ट हो रहा है बेटा, फटाफट आप इस बैच को ले सकते हैं। कौन है वो? न्यूक्लिक अम्ल है, न्यूक्लिक अम्ल है। ठीक है बॉस, बढ़िया है। आइए जानते हैं न्यूक्लिक अम्ल की केमिस्ट्री। तो न्यूक्लिक अम्ल को जानने से पहले, न्यूक्लिक अम्ल यानी न्यूक्लिक एसिड को जानने से पहले उसकी केमिस्ट्री, उसका फिजिक्स, उसका बायोलॉजी, सारा कुछ जानना जरूरी है। आखिर इसमें है क्या खास? क्या खास बात है जी इसमें? न्यूक्लिक अम्ल में मिस्टर साहब ने बोल दिया और हम मान लेंगे? कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। हम कहेंगे प्रमाण चाहिए मुझे। इसमें ऐसा है क्या? इसमें क्या खास बात है जी? इसको किस बात का घमंड है? ये क्यों बनाता है? ये क्यों बनाता है? कहां से बनाता है और कहां से लाता है इसके पास में? तो आइए जानते हैं न्यूक्लिक अम्ल के बारे में। न्यूक्लिक अम्ल के बारे में कहा जाता है भाई कि यह कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। यह 2 प्रकार का होता है। बहुत ध्यान से समझना, पहले केमिस्ट्री, फिर इसको अपन समझेंगे कितना प्रकार, क्या प्रकार, 2 प्रकार होता है। कौन बताएगा 2 प्रकार कौन से हैं? इसमें से सबसे पहला प्रकार है मेरे बच्चे डीएनए और दूसरा प्रकार है इसका आरएनए। सो जब हम डीएनए कहते हैं किसी को कि किसी के पास आनुवांशिक पदार्थ जो है, न्यूक्लिक अम्ल जो आनुवांशिक पदार्थ है वो डीएनए है। फुल फॉर्म बोलोगे? बोलो 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 मेरा बच्चा लोग बताइए। डीऑक्सी, और ये क्या है? राइबो है, राइबो। और क्या है ये है न्यूक्लिक। और क्या है ये? न्यूक्लिक है अम्ल। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। क्या है ये? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, पहला स्ट्रक्चर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ये स्ट्रक्चर है। और आरएनए क्या है? आरएनए है मेरे बच्चे
राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ये है हमारे पास में राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो दो स्ट्रक्चर है बच्चा हमारे पास में कि न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक है डीएनए और एक है आरएनए। एक डीएनए है और एक आरएनए है। एक डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है और एक है राइबो न्यूक्लिक एसिड। बहुत सुंदर बात है। आइए जानते हैं ये लोग बने किससे होते हैं। कुछ तो होगा इनके पास, आइए जानते हैं। तो ये जो बच्चा हमारे पास न्यूक्लिक अम्ल है ना, ये जो हमारे पास में न्यूक्लिक एसिड है, चाहे वो डीएनए हो और चाहे वो आरएनए हो, किससे मिलकर बना होता है? यह है मेरे बच्चे पॉली न्यूक्लियोटाइड का चैन है, पॉली न्यूक्लियोटाइड का श्रृंखला है। अब आप कहेंगे सर एक बात बताओ, पहले न्यूक्लिक अम्ल को पूछे तो कह दिए ये डीएनए और आरएनए है, फिर हम आपसे पूछे कि डीएनए और आरएनए है क्या, तो आप कह दिए पॉली न्यूक्लियोटाइड है। अब हमको पता थोड़ी है कि पॉली न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, हमको पता थोड़ी है पॉली न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। तो आइए जानते हैं कि पॉली न्यूक्लियोटाइड अब क्या होता है। तो मैंने बताया न्यूक्लिक अम्ल है, दो प्रकार है, डीएनए और आरएनए, और असल में किससे बना हुआ है? पॉली न्यूक्लियोटाइड का श्रृंखला है। मतलब यह पॉली न्यूक्लियोटाइड को मिला मिलाकर बड़ा सा बना देते हैं और बन जाता है हमारा डीएनए और आरएनए। तो आइए जानते हैं। तो जिस विद्यार्थी ने न्यूक्लियोटाइड को पढ़ लिया वो सब कुछ पढ़ लिया। तो आइए जानते हैं न्यूक्लियोटाइड के बारे में कि कौन, कब, कहां, कैसे, किधर बनता है और इनके बनने से क्या क्या हो जाता है। वो सारी बातें आज हम जानने जा रहे हैं, हम उसको सीखने जा रहे हैं कि इनके पास क्या क्या होता है। तो न्यूक्लियोटाइड पहला पार्ट, पहली बात ध्यान से सुनते हैं। जब आप बताएंगे न्यूक्लियोटाइड है, ये तीन चीज से मिलकर बना होता है भैया। इनके पास में एक शर्करा होती है जिसे हम कहते हैं पेंटोज शर्करा। कॉपी में बहुत मर्जी से लिख लेना, पेंटोज वाई इट इज कॉल्ड। 5 कार्बन है। क्या कार्बन है? 5 कार्बन है। ये पेंटोज शर्करा है। दूसरी बात कही जाएगी इनके पास और क्या है? इनके पास है मेरे बच्चे, इनके पास एक पॉइंट कहते हैं नाइट्रोजनी क्षार। फिर कहोगे सर एक बात बताओ, अभी ये नहीं पता चला कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है और एक नया कहानी आ गया नाइट्रोजनी क्षार। और इसके बाद आता है मेरे बच्चे फॉस्फेट समूह। आपसे पूछा जाएगा मेरे बच्चे, जल्दी से बताना, फटाफट कमेंट सेक्शन पे बताना, जल्दी जल्दी बोलना कि यार न्यूक्लियोटाइड किससे किससे मिलकर बना है। तो न्यूक्लियोटाइड मिलकर बना है बेटा पेंटोज शर्करा से, नाइट्रोजनी क्षार से और फॉस्फेट समूह से। गॉट माय पॉइंट? से यस नो? अरे हां या ना, हां या ना। नाइट्रोजनी शर्करा जो है, नाइट्रोजनी क्षार जो है, फॉस्फेटोज शर्करा नाइट्रोजनी क्षार और फॉस्फेट समूह का बना हुआ है। लेकिन है कैसे, क्या क्या जुड़ा, कैसे बना, आइए एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहली चीज जानते हैं शर्करा। शर्करा का मतलब होता है सुगर। आपसे पूछा जाएगा डीएनए में कौन सा सुगर होता है, आप कहेंगे पेंटोज। आप कहेंगे पेंटोज। पेंटोज काहे कह रहे हैं जी? काहे कह रहे हैं पेंटोज? 5 कार्बन है, 5 कार्बन है इसके पास। अरे कितना? 5 कार्बन है इसके पास। बहुत अच्छी बात है। तो 5 कार्बन को अब 2 भागों में बांट दो। शर्करा 2 टाइप की होती है भैया, लाइक वाइक जरूर कर देना यार, बहुत बढ़िया टॉपिक पढ़ा रहा हूं तो मजा आएगा पढ़ के। पेंटोज 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। पहले को कहते हैं राइबोज और दूसरे का नाम होता है डीऑक्सीराइबोज। दूसरे का नाम होता है डीऑक्सीराइबोज। बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो राइबोज है कहां पाया जाएगा? यह आरएनए में होता है। ये कहां पर होगा? आरएनए में होता है। ये भी बहुत बढ़िया बात हो गई। राइबोज में क्या पाया जाता है? राइबोज किस में पाया जाता है? आरएनए में पाया जाता है। और डीऑक्सीराइबोज कहां पाया जाता है? डीएनए में पाया जाएगा।
ये पाया जाएगा डीएनए में। पहली बात सबके दिमाग में छप गई, अरे हां तो कहो हां और ना तो कहो ना। बढ़िया। अब राइबोज का डायग्राम बनाते हैं। राइबोज का अगर डायग्राम बनाएंगे तो ऐसा बनेगा। गौर करियो बच्चा, डायरेक्टली पॉइंट बता रहा हूं, बहुत ज्यादा घुमा फिरा के नहीं। ये यहां पर हो गया HOH, यहां पर भी हो गया H और OH, यहां पर भी हो गया H और OH, और ऊपर में हो गया बच्चे CH2OH, और यहां पर हो गया H। काउंट कर दीजिए कार्बन को, कार्बन की संख्या को गिने बच्चा। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन। तो ये जो कार्बन है आपके पास में, ये पहला है, ये जो कार्बन है ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, और ये पांचवा है। 5 कार्बन दिख रहे हैं? अरे कह दो 5 कार्बन है ना। तो 5 कार्बन है तो राइबोज है, और बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज में जैसे ही पहुंचेंगे बेटा, फिर से शर्करा बनेगी। इधर रहेगा HOH, पर इधर से HH हो जाएगा, इधर हो जाएगा HOH, और ऊपर में फॉर्मूला बन जाएगा CH2OH। सारे बच्चे देखेंगे परिवर्तन, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और पांचवा कार्बन। गौर से देखो, गौर से देखो, ये है हमारा राइबोज और वो है हमारा डीऑक्सीराइबोज। ये है हमारा राइबोज और वहां पर है डीऑक्सीराइबोज। अंतर ढूंढ के बताओ दोनों में क्या अंतर है। दोनों में अंतर ढूंढ के बताओ। बचपन में वो किताबें बहुत पढ़ी होंगी, वीडियो को लाइक करने वाली और सब्सक्राइब कर देने वाली एंड दोस्तों को शेयर कर देने वाली। लेकिन आज मुझे बता दो कि भैया, ठीक है, जल्दी बताओ यहां पर क्या आंसर होगा। जल्दी 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 बताओ। ओए ओए ओए, फटाफट बोलो आंसर भैया, क्या अंतर है दोनों में? दोनों में फर्क है? अरे कह दो यार फटाफट। आगे बढ़ेंगे तो यहां पर देखा मैंने दोनों में अंतर। दूसरे नंबर के कार्बन पे OH है और दूसरे नंबर के कार्बन पे H है। तो अगर दूसरे नंबर के कार्बन पे सेकंड पोजीशन पे, मेरे लल्ला सेकंड पोजीशन पे अगर OH है तो राइबोज है, और अगर सेकेंड पोजीशन पे H है तो उसका मतलब है वो डीऑक्सीराइबोज है। पहला अंतर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, और वो सारे बच्चे ये बात को याद कर देना कि H और OH का अंतर है। कौन सी संख्या में, कौन से नंबर पे सेकेंड पोजीशन पे एक में H है और एक में OH है। दोनों की संरचना, दोनों के डायग्राम, दोनों के कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बैठा के रखना। एक है राइबोज, दूसरा है डीऑक्सीराइबोज। इसके बाद और करते हैं अंतर इसमें। तो यहां पर पूछा जाएगा भाई कि ये एक बात और बता देते हैं कि राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में ये अंतर आपको दिखना चाहिए, ये बात याद रख लेना। एक बात और पूछी जाती है, राइबोज जो है अधिक सक्रिय होता है, यह भी अंतर है। अब बोला जाएगा क्यों यार, क्यों सक्रिय होता है, ज्यादा सक्रिय क्यों है ये? तो अधिक सक्रिय होता है क्योंकि यहां 2 OH समूह हैं, आपको दिख रहे ना, 2 OH समूह हैं। इसलिए क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि क्यों अधिक सक्रिय है जी, तो आप बताना यहां 2 H है और ये थोड़ा सा कम सक्रिय है। कम सक्रिय है क्योंकि यहां एक ही OH क्रियात्मक समूह है। तो क्रियात्मक समूह की संख्या एक में 2 है और एक में 1 है। जिसके पास 2 है वो अधिक सक्रिय, जिसके पास 2 है अधिक सक्रिय, और जिसके पास 1 ही है वो कम सक्रिय। तो 2 OH था यार, बताया था ना मैंने, यहां पर आपको सेकेंड पोजीशन पे भी यहां पर HOH था और यहां पर भी HOH था। तो 2 का मतलब हाइड्रोजन का समूह है, और इनके पास में केवल एक ही OH क्रियात्मक समूह है। तो क्रियात्मक समूह ज्यादा है क्योंकि उसके पास 2 OH हैं, इसलिए याद रखना यह कम स्थायी होता है। कभी तुमसे पूछा जाए कि दुनिया में RNA जेनेटिक मटेरियल क्यों नहीं होता, कम स्थायी होता है, और पूछा जाता है कि DNA जेनेटिक मटेरियल क्यों होता है, तो आप बताना बेटा ये अधिक स्थायी होता है।
अधिक स्थायी होता है। और अधिक स्थायी होने के पीछे रीजन क्या है? अधिक स्थायी होने के पीछे रीजन है भैया क्या? कम OH होना। यार जितने क्रियात्मक समूह उतना ज्यादा काम, कम क्रियात्मक समूह कम काम, जितने हाथ उतना काम कहते हैं ना यार। तो इनके पास क्या होता है? एक ही OH समूह है और इनके पास में 2 OH समूह है। तो जिनके पास 2 OH समूह होता है, जिनके पास 2 OH समूह होता है, यहां पर पॉइंट होता है 2 OH समूह होता है, वो अधिक सक्रिय होता है। वो अधिक सक्रिय होता है, कम स्थायी होगा, इसलिए आरएनए आनुवंशिक पदार्थ कम होता है। और जो आपके पास डीऑक्सीराइबोज होता है मेरे बच्चा, तो डीऑक्सीराइबोज जो है कम सक्रिय है क्योंकि एक ही क्रियात्मक समूह अधिक स्थायी है। तो क्या कहते हैं बच्चा कि आरएनए और डीएनए को बनाने वाली शर्करा कितने प्रतिशत बच्चों को यह बात बिल्कुल आसानी से रट गई कि हां सर गॉट इट, इतनी बातें रट गई है मुझे। जल्दी 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 बताइए यहां पर क्या हो सकता है, जल्दी बताइए यहां पर क्या आंसर हो गया इसमें, फटाफट जल्दी बोलो। यहां तक क्लियर हुआ? अरे देखो भैया लाइव क्लास देखो यहां पर, फटाफट 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 जल्दी 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 बताइए यहां पर। अरे अस्थाई का मतलब यार वो काम नहीं करता, ठीक है। तो याद रखना यहां 2 OH है, यहां पर एक ही OH है, एक क्रियात्मक समूह OH वाला है, यहां पर 2 क्रियात्मक समूह है बेटा, बाकी क्रियात्मक समूह नहीं है। ये दोनों क्रियात्मक समूह है, ये है तो जाकर अभिक्रिया कर लेता है वहां पर, ये तो जाकर अभिक्रिया कर लेता है यहां पर। गॉट इट ना बच्चा? जल्दी जल्दी बताइए कि इनके पास कम OH समूह है, इनके पास ज्यादा OH है, उनके पास कम OH है, इसलिए समूह के आधार पर ये सारी चीजें होती हैं। पक्की बात, बहुत सुंदर, अति उत्तम, सुंदर, बहुत सुंदर। दूसरी बात आती है नाइट्रोजिनस बेस। दूसरा चीज किससे मिलकर बना हुआ था? नाइट्रोजनस बेस, जिसे हम कहते हैं बच्चा नाइट्रोजनी क्षार। हम इसे कहते हैं नाइट्रोजनी क्षार। कौन है जी नाइट्रोजनी क्षार? कौन है नाइट्रोजनी क्षार इस दुनिया में? नाइट्रोजनी क्षार कितना है बच्चे? नाइट्रोजनी क्षार 2 प्रकार का होता है मेरे लाल, नाम है प्यूरीन और दूसरे का नाम होता है पायरीमिडीन। प्यूरीन है और दूसरे का नाम है पायरीमिडीन। प्यूरीन है और दूसरे का नाम क्या है? पायरीमिडीन है। तो प्यूरीन और पायरीमिडीन के बीच में अपन को अंतर बताना है। अब बता दो भैया प्यूरीन में क्या अंतर है? तो प्यूरीन जो होता है यहां पर क्या बनेगा, यहां पर एक पॉइंट आता है कि प्यूरीन कितने प्रकार का होता है। तो प्यूरीन 2 प्रकार का होता है। यहां कार्बन जो है, कार्बन में मतलब ये याद रखना प्यूरीन है, इसका उदाहरण बोलोगे तो क्या क्या हो सकता है? एडिनिन और दूसरे का नाम होता है बेटा गुआनिन। एडेनिन और गुआनिन। पायरीमिडीन में क्या क्या होता है? पायरीमिडीन का एग्जाम्पल होता है बेटा साइटोसिन। क्या नाम होता है? साइटोसिन होता है। और क्या उदाहरण होगा? साइटोसिन के बाद में आता है थायमीन और थायमीन के बाद में आता है इनके पास में यूरैसिल। तो आपसे पूछा जाएगा कि बेटा जी टोटल नाइट्रोजनी क्षार कितने हैं? आप कहेंगे 5। आपसे पूछा जाएगा यहां पर कि प्यूरीन कितने प्रकार के होते हैं, तो बताना 2, एडेनिन और गुआनिन। प्यूरीन 2 प्रकार के होते हैं, एडेनिन और गुआनिन। पायरीमिडीन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार, साइटोसिन, थायमीन और यूरैसिल। बहुत सुंदर बात है, आगे बढ़ते हैं। तो जब प्यूरीन एंड पायरीमिडीन को बनाते हैं, तो प्यूरीन में जो है याद रखना इनके पास में सिंगल जो इनके पास क्या बोलना चाहिए, जो रिंग स्ट्रक्चर है, सिंगल रिंग होगा। सिंगल रिंग का होने का मतलब यह है बेटा कि इनके पास एक अकेला रिंग है और उस रिंग का ये मान लो पहला पोजीशन है तो ये तीसरा पोजीशन है। तो आपसे पूछा जाएगा पहला और तीसरी स्थिति में, डायरेक्टली जितनी बात कह रहा हूं बस उतना पढ़ना। पहली और तीसरी स्थिति में,
पहली स्थिति और कौन सी स्थिति है? तीसरी स्थिति में नाइट्रोजन समूह होता है। कौन होता है जी? नाइट्रोजन समूह होता है। और यह सबसे बड़ी बात है जिसको याद रखना है। प्यूरिन के बारे में कितनी बातें याद रखनी है? प्यूरिन के बारे में याद रखना यहां पर कि प्यूरिन दो प्रकार के होते हैं बेटा, एक एडेनिन और एक गुआनिन। एडेनिन में सिंगल रिंग होता है, एकल श्रृंखला होती है, और इनमें पोजीशन जो होता है वो जबरदस्त वाला है, पहला और तीसरा स्थिति। अगर मैं कार्बन गिनूंगा तो ये पहला भाग होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, पांचवा होगा, छठवां होगा। किसी भी पोजीशन से गिनो वो पहला पोजीशन में रहेगा और किस में रहेगा? तीसरे पोजीशन में रहेगा। सब कुछ हिंदी में ही है बेटा। सिंगल रिंग का मतलब होता है एकल वलय होता है। प्यूरिन को हिंदी में भी प्यूरिन ही कहते हैं, एडेनिन को हिंदी में एडेनिन ही कहते हैं, ग्वानिन को हिंदी में ग्वानिन ही कहते हैं। कोई बड़ा लॉजिक नहीं है। साइटोसिन के बारे में कहा जाता है मेरे बच्चे कि इनके पास दो रिंग है, इनके पास दो रिंग है। और जब दो रिंग की बात करते हैं तो इनमें से क्या होता है? पहला नंबर का ये हो गया, पहले नंबर का ये हो गया, तीसरे नंबर का ये हो गया, सातवें नंबर पे यहां पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवें पे भी नाइट्रोजन है और नौवें पे भी नाइट्रोजन है। तो अब की बार दो रिंग है 1 3 7 9 में मतलब क्या बोलना चाहिए? 1 3 7 9 में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। 1 में प्रेजेंट है, 3 में प्रेजेंट है, 7 में प्रेजेंट है, नाइट्रोजन उपस्थित है। 1 3 7 9 में नाइट्रोजन उपस्थित है। यह बात याद रखना कि इनके पास जो है 1 और 3 नंबर पे होता है, उनके नंबर पे 1 और 3 7 9 3-4 दिन अपने पास याद रखना। 1 3 7 9 पॉइंट पे आपके पास में नाइट्रोजन उपस्थित है। यहां पर कितने वलय हैं बेटा? 2 वलय पाए जाते हैं, 2 वलय उपस्थित हैं। बाकी सारी बातें आप अपने हिसाब से दिमाग में बैठा लो। क्या कहती है पब्लिक और क्या कहता है कॉन्सेप्ट आपका, कि क्या यह बात याद है? हाँ या ना? कमेंट सेक्शन पे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। नाइट्रोजनस बेस दो प्रकार का है, नाइट्रोजनी क्षार दो प्रकार का है मेरे बच्चे। दो प्रकार में आता है प्यूरिन और पायरिमिडिन। प्यूरिन जो है एडेनिन और ग्वानिन दो लोगों से मिलकर बना हुआ है। पायरिमिडिन साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल इन लोगों से मिलकर बना हुआ है। भैया इनके पास में एक वलय होता है, उनके पास दो वलय है। इनके पास पहले और तीसरे नंबर पे नाइट्रोजन है, उसके पास में 1 3 7 9 नंबर पे नाइट्रोजन है। ये हैं वो खास बातें जो आपको जाननी है नीट के लिए, बोर्ड के लिए। इससे ज्यादा कोई जबरदस्त चीज नहीं है, बस इतना याद रखना। अब आ जाओ यार। 5 नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, 5 नाइट्रोजनस बेस होते हैं, क्षार होते हैं, क्षार होते हैं, परंतु एक साथ 4 ही पाए जाते हैं। एक साथ 4 ही पाए जाते हैं। और वो एक साथ 4 ही क्यों पाए जाते हैं मैं आपको बताता हूं। एक साथ 4 पाए जाते हैं क्योंकि अगर आप कहोगे डीएनए में, तो डीएनए में क्या होता है बेटा? डीएनए में एडेनिन था, अरे था कि नहीं था? उसके बाद एडेनिन के साथ साथ यहां पर गुआनिन था। ये दोनों बात तो ठीक है। गुआनिन के साथ जो होता है ये होता है थायमिन। क्या होता है बेटा? थायमिन। और उसके बाद आता है मेरे बच्चे साइटोसिन। तो ये हो गए हमारे पास में एडेनिन, ये है हमारे पास एडेनिन डीएनए। और दूसरा पार्ट आता है हमारे पास आरएनए। कौन कौन रहता है हमारे साथ साथ? आरएनए कौन पाया जाता है? तो इनके पास पाया जाता है आरएनए जो है वो रहेगा भैया एडेनिन है, ये तो बात हमको भी पता है। गुआनिन है, ये बात हमको भी पता है। थायमिन नहीं होता बेटा जी, इनके पास होता है यूरासिल इंस्टेड ऑफ थायमिन। और इनके पास साइटोसिन भी पाया जाता है। क्या कहते हो बच्चा लोग? इतनी कहानी आपके दिमाग में बैठी है या नहीं? डीएनए और आरएनए में ये बात समानता है। अरे कह दो, जल्दी 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 बताओ फटाफट। यहां तक ये सारी कहानियां हैं, फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब सारा कुछ कर दो। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। वीडियो को लाइक जरूर करना मेरे बच्चे, लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर करना कतई 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 नहीं भूलना है। आपको याद रखना है वो सारी चीजें जो आपको इंपॉर्टेंट है।
जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इससे जरूरी कुछ नहीं मेरे बच्चे, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, टेस्ट आज ही देना पड़ेगा सानिया कुमार, लेकिन टेस्ट जो होता है ना, अगर आज नहीं दिया तो फिर 5 जो टॉपर बच्चे हैं उनमें आपकी फेहरिस्त में, उस लिस्ट में आप लोग नहीं आ पाएंगे। कमेंट सेक्शन में प्यारा सा रोर कि भैया इतनी बातें हमने समझ ली, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, ये सब बात समझ ली। और अगर ये समझ ली तो सब समझ गई, सारी बात समझ गई। ठीक है, लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ठीक है, ये तो कहानी हो गई हमारी। अब हम आते हैं तीसरे नंबर पे, जिसका नाम है फॉस्फेट समूह। क्या नाम आता है? फॉस्फेट समूह आता है। फॉस्फेट में कैसे जी? फॉस्फेट में आता है H3PO4। इसे इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं फॉस्फोरिक अम्ल। फॉस्फोरिक अम्ल है ये। कौन है ये? फास्फोरिक अम्ल है ये। और इस फास्फोरिक अम्ल का अपन क्या करेंगे? फास्फोरिक अम्ल है ये। क्या है ये? फास्फोरिक अम्ल है। और फास्फोरिक अम्ल का फॉर्मूला ऐसा कुछ बनता है कि बीच में होगा फॉस्फेट, मतलब इसके पास डबल बॉन्ड O, ऊपर में OH, नीचे में OH और इधर पे OH, H3PO4। ये फॉस्फोरिक समूह, फॉस्फेट समूह। ये बस 3 चीजें और आपका DNA और RNA बनकर तैयार है। क्या कहते हैं बच्चा इनके पास में? इतनी कहानियां और आपके सारे कॉन्सेप्ट बन जाएंगे कि फॉस्फेट समूह क्या है। फॉस्फेट समूह H3PO4 फॉस्फोरिक अम्ल बनाता है, HPO4 है, इसके अलावा नाइट्रोजनस बेस है। ये बात बता दी, एक बार फिर से रिवीजन कराता हूं ताकि आगे कहानी एक बार फिर से रिवाइज हो। रेडी गाइस? ठीक है, जल्दी 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 बताइए यहां पर क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? ये चैप्टर कवर होने के बीच में भी कुछ दिन में मेंटी करवा ही दूंगा, मैं मेंटी करवा दूंगा। आप लोग बस जुड़े रहे हमसे, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बस करते रहो, मजा आ जाएगा। याद रखना बेटा, वंशागतिकी का आणविक आधार है। मैं बताने जा रहा हूं कि आणविक कौन है, वो अणु जो बना रहा है वंशागतिकी को, आनुवांशिक पदार्थ है। भैया कैसे पता चला? मिस्टर साहब ने केंद्रक को देखा और कह दिया यही है मेरा आनुवांशिक पदार्थ। उसका नाम रखा न्यूक्लिन शब्द दिया, बाद में उसे न्यूक्लिक अम्ल कहा गया। किसी से पूछा कि ठीक है यार अब चलो न्यूक्लिक अम्ल बता दो क्या होता है। लाइक कौन करेगा? तुम करोगे। तो यहां पर यार न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार का DNA और RNA होता है। DNA यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, RNA यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड। बहुत सुंदर, अति उत्तम। न्यूक्लिक अम्ल जो DNA RNA है ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला है। यह पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला है। और न्यूक्लियोटाइड क्या है? पेंटोज, शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार और फॉस्फेट को मिलाकर बनता है न्यूक्लियोटाइड। क्या क्या बोला मैंने? यहां पर आता है सुगर, ट्रिक बना लेना, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट। ठीक है, इसको और शॉर्टकट बनाना हो तो SNP। व्हाट इज SNP? सुगर, नाइट्रोजनस, नाइट्रोजनी क्षार और फॉस्फेट। ये तीनों मिल गए ना जो मेरे बच्चे, अगर ये तीनों मिल गए तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड बनता है। न्यूक्लियोटाइड बनता है बेटा, न्यूक्लियोटाइड। और अगर तीनों नहीं मिले तो अलग अलग रहेंगे। अब आते हैं पहला भैया, पेंटोज शर्करा 5 कार्बन वाला है, इसलिए इसको पेंटोज 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 कहते हैं। पिंटोज नहीं है, नाम मत रख देना पिंटू इंटू वगैरह वगैरह। ठीक है, इंटू पिंटू नाम मत रख देना, पेंटोज है वो। पेंटोज यानी 5 कार्बन, 2 प्रकार के, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज। राइबोज वो है जिसकी जो RNA में पाया जाता है। इसमें 5 कार्बन के सेकेंडवे पोजीशन पे जो है OH समूह है। तो दूसरे पोजीशन पे अगर OH है तो वो राइबोज है, दूसरे पोजीशन पे अगर H है तो डीऑक्सीराइबोज है। फिर पॉइंट आ गया यार कि राइबोज अधिक सक्रिय होता है क्योंकि इसके पास 2 OH समूह हैं, और RNA कम DNA कम सक्रिय होता है क्योंकि यार इसके पास एक ही H समूह है, इसलिए ये स्थायी है और ये कम स्थायी है। फिर कहानी पहुंची नाइट्रोजनी क्षार में। बेटा नाइट्रोजनी क्षार 2 प्रकार के होते हैं, एक प्यूरिन और एक पायरिमिडिन। प्यूरिन जो है बेटा एडेनिन और ग्वानिन, AG होगा, और यहां पर होगा CUT। AgCUT इज अ ट्रिक। AgCUT का मतलब होता है AG, चलो उठो ठहरो। वो कहती है ना पत्नियां अपने पति को क्या नाम से बुलाती हैं? AgOG। तो ये AgOG वाला वही AG है। तो AG चलो उठो तैयार हो जाओ, ये कहानी है। तो AG का मतलब होता है एडेनिन ग्वानिन, और CUT का मतलब होता है साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन।
जो प्यूरिन है उनके पास सिंगल रिंग होगा, 1 से लेकर 3 पोजीशन पे नाइट्रोजन रहता है। जिनके पास पायरिमिडीन है वो 1, 3, 7, 9 में नाइट्रोजन पोजीशन पे रहता है। 5' नाइट्रोजनस बेस जो होता है होते हैं, परंतु एक साथ 4 ही पाए जाते हैं। एक साथ 4 ही पाए जाते हैं। डीएनए में पाया जाता है मेरे बच्चे कौन कौन? एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, AGTC। और जिनके पास आरएनए पाया जाता है उनका नाम है AGUC। AGUC, ये फर्क है दोनों में, डीएनए और आरएनए में। ये फर्क है दोनों में, डीएनए और आरएनए में। बस अब आ गया बेटा फॉस्फेट समूह, और फॉस्फेट समूह ये आपके सामने है। तो चलिए जनाब स्टार्ट करते हैं, इनके बीच के बॉन्ड को बनाते हैं। बॉन्ड बनाओ, तो अभी तो सिर्फ संरचना बनाई है मैंने, बनवा दूं बॉन्ड? क्या कहती है पब्लिक, बनवाएं? इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, इनके बीच में कौन सी संरचनाएं हैं, ये लोग कैसे जुड़े हुए हैं, एंड ऑल बहुत सारी चीजें। क्या कहते हो, बनवा दें? ठीक है। अरे अरे सॉरी सॉरी, एक मिनट, आगे पीछे लिख दिए क्या? ओहो समझ, क्षमा, एक मिनट, ये इसके ऊपर नीचे लिख दिए, इधर उधर लिख दिया, सॉरी, एक मिनट। इसका उसमें लिख दिया, उसका इसमें लिख दिया। एक मिनट, हाँ, रुक जाओ। ठीक है, ये पॉइंट यहां पर, ये हमेशा पता नहीं क्या मूड में लिखता रहता हूं, तो हमेशा उसी में हो जाता है। तो ये हो गया यहां पर प्यूरिन में 2 रिंग हो गए, 2 रिंग यहां पर 1, 3, 7, 9। ठीक, और सॉरी यहां पर जो होता है, यहां पर है सिंगल रिंग, और सिंगल रिंग जब अपन बनाते हैं तो इनके पास बनता है 1 और 3 नाइट्रोजन पोजीशन पे। क्षमा, मैं देखा नहीं था, नाइट्रोजन पोजीशन ऊपर नीचे हो गया था क्या? धन्यवाद बच्चा जी, ये ऊपर नीचे पॉइंट पे हो गया था। बस मैं फटाफट लिखे जा रहा था तो लिख डाला बस वहां पर। तो इनके पास 2 वलय होते हैं, ठीक है, 2 वलय है, और इनके पास एकल वलय बेटा जी, इनके पास है एकल वलय। हाँ, ऊपर नीचे हो गया इसमें से। ठीक है, तो बेटा जी ये बात याद रखना कि साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल, नाइट्रोजन के पोजीशन आपको सारे चीजें याद रखना। हाँ, एजी ओजी के चक्कर में गलत हो गया। हाँ, ऊपर नीचे कर रहे थे ना, उसको लिखे जा रहे थे, तुम्हारे कमेंट्स पे ध्यान था, लिखना इधर था, लिख उधर दिया, उसका लिखना था इधर। अभी क्लियर? हाँ, अभी क्लियर? ठीक है, अभी क्लियर यहां तक? हाँ या ना, जल्दी बोलो। तो ये पॉइंट यहां पर डन हो गया बॉस, ये कहानी यहां पर डन है। ये पूरे पॉइंट आप लोगों से बनने चाहिए कि पोजीशन है, नाइट्रोजन का पोजीशन है, इधर उधर, ये पॉइंट सारे एकदम बढ़िया से बनने चाहिए। ठीक है, अरे पेज मत फाड़ो यार, इधर उधर का लिख दो, इसको यूरेसिल है, उसका साइटोसिन है ना? अभी क्लियर है? ठीक है, सॉरी इधर से उधर लिख दिया था, वहां पर कुछ नहीं। अभी क्लियर यहां तक? आज ध्यान तुम लोगों के कमेंट्स पे था ना। एक्चुअली यहां पर क्या है ना, वो लाइट गोल है और बरसात बहुत तेज हो रही है, तो मैं सोच रहा हूं कब तक क्लास चलेगी, तो इसलिए उसी में परेशान है। अभी क्लियर यहां तक? चलो चेंज कर दो यार, तुम लोग भी क्या अलग से है? ठीक है भैया, तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना। इस पॉइंट को, वो ऊपर नीचे मैंने फिर देखा, याद आया तो मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, चलो अब आगे बॉन्ड करते हैं बेटा, बॉन्ड बनाते हैं इनके बीच में। बॉन्ड बनाएंगे तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनता है, जैसे मान लो हमारे पास सुगर है। सुगर सबसे पहले जुड़ता है नाइट्रोजनस बेस से। शर्करा जो सबसे पहली है, शर्करा हमारे पास जो है शर्करा, वो शर्करा सबसे पहले जुड़ती है जाकर नाइट्रोजनी क्षार में। कहां जाकर जुड़ती है बेटा? नाइट्रोजनी क्षार में। आओ जोड़ते हैं। तो मान लो हमारे पास में ये शर्करा है, राइबोस की शर्करा है मान लेते हैं। ठीक है, यहां पर HOH जो जैसा बनाना है वो वैसा बना लेना, HOH, और यहां पर CH2OH वगैरह बना लेना। यहां पर इसके पहले पोजीशन पे बेटा, पहले पोजीशन पे यहां पर आ जाता है नाइट्रोजनस क्षार, यहां पर आ जाता है बच्चे नाइट्रोजनस क्षार, और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है, सारे बच्चे अभी के अभी याद मारेंगे इसको, इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उनका नाम है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अरे कौन सा बॉन्ड है जी? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या कहती है पब्लिक, ये बात समझ में आई? CH2OH,
CH2OH, HOH, HOH जो है इनके बीच में यहां नाइट्रोजनस पोजीशन है, नाइट्रोजनी क्षार है, ये बात याद रखना, इनके बीच में बॉन्ड है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बना है? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ये जब दोनों जुड़ते हैं तो उसे कहा जाता है न्यूक्लियोसाइड। याद हुई बात? यहां तक आया ना? शॉर्टकट में सबसे पहला पॉइंट याद रखना, उनके हिसाब से आपको न्यूक्लियोसाइड पाया जाता है। तो न्यूक्लियोसाइड किससे किससे बनते हैं और कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? पहला प्रश्न आपके सामने है। न्यूक्लियोसाइड शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार से मिलते हैं, इनके बीच में पाया जाता है बॉन्ड एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। दैट्स ऑल, खत्म। अगली कहानी। इसके बाद हमारे पास में आया शर्करा, इसके साथ में आया नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनी क्षार, और तीसरे नंबर पे आ गया बेटा जी हमारे पास फॉस्फेट। अगर मैं इसे, आज मैं सिर्फ इंट्रो दे रहा हूं ना, कल इनका एकदम डिटेल स्ट्रक्चर सब बताऊंगा, आज सिर्फ इंट्रो दे रहा हूं मैं। तो नाइट्रोजनी क्षार फॉस्फेट होगा, तो फिर बनाओ शुगर। ये शुगर है। शुगर के पहले कार्बन, दूसरे कार्बन, तीसरे कार्बन, चौथे कार्बन, पहले कार्बन में तो आके नाइट्रोजनी क्षार जुड़ा है, नाइट्रोजनस बेस जुड़ा है पहले कार्बन पे, और पांचवें कार्बन पे CH2OH के साथ यहां पर आ गया है फॉस्फेट, और इनके बीच के बॉन्ड को कहते हैं बेटा फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। जितनी बात आज मैं आसानी से आपको समझा रहा हूं बस उतना समझो, डिटेल फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपन देंगे, डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में देंगे, लेकिन तब तक याद रखना कि यहां पर पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर में, चौथे नंबर में और पांचवें नंबर में, पांचवें नंबर में फॉस्फेट आके जुड़ा है, ये फॉस्फेट समूह है, और उसके बॉन्ड को कहते हैं फॉस्फोइस्टर बॉन्ड, और पहले पोजीशन पे नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ है और इनके बीच के बॉन्ड को कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। बेटा जब दोनों के बीच में बॉन्ड बना, तो जब बॉन्ड बना तो यहां पर क्या बना? शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार और फॉस्फेट तीनों मिलकर बनता है न्यूक्लियोटाइड। तो अब कम से कम तुम्हें न्यूक्लियोटाइड तो पता चल गया, और इससे संबंधित जो डीएनए है उसे बनाएंगे कल। आज की क्लास यहीं पे होगी समाप्त। तो कितने प्रतिशत बच्चों को ये बात आपको समझ में आ रही है? होमवर्क है बेटा, ऊपर में जाओ, उसे टैप करो, उसमें आपको होमवर्क मिल जाएगा। अरे ना ही जोड़े हैं चौथे पर जी, पांचवें पर जोड़े हैं, दिख नहीं रहा है ये। आज आपको बहुत लाइट तरीके से पढ़ा रहा हूं मैं, मतलब उसमें डेप्थ में नहीं जा रहा हूं मैं। कौन सा बॉन्ड, कितने बॉन्ड, कैसा जुड़ा, क्या जुड़ा, कौन कौन कैसे कैसे निकले, तब जाके बॉन्ड बना। आज सिर्फ बच्चों को मुख्य मुख्य बातें इंट्रो के तौर पर याद करवा रहा हूं। जैसे मुख्य बात क्या हो गई कि शुगर है, नाइट्रोजनी क्षार है और फॉस्फेट है, तो न्यूक्लियोटाइड है। शुगर है प्लस नाइट्रोजनी क्षार है, SN है, तो न्यूक्लियोसाइड है। तो आज तुम्हें साइड और टाइड में दिमाग बैठ गया। फिर तुम्हें यह समझ में आ गया कि बॉन्ड कौन सा बन रहा है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बन रहा है। बहुत बढ़िया। एक और चीज यहां पर देख लो बेटा, हमेशा याद रखना कि जो हमारा एडेनिन है बेटा, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतनी कहानी याद रखना। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो अपने चैनल को, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और फिर कल के सेशन में, मंडे जब मैं पढ़ाऊंगा तो डिटेल में और बताऊंगा, इसको एक एक करके चीजों को पढ़ेंगे। होप सो आज की ये चीज आपको समझ में आ गई होगी और इस तरीके से आपका आज का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच मेरे बच्चे, लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट। एक बात याद रखना, हमारे पास बेटा ये आपका चैनल है, इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आरंभ बैच की जो ऑफर है 16 से 20 जुलाई तक, ये सिर्फ इतने दिनों ही रहेगा, तो फ्लैट 50% ऑफ है। आप इस बैच को जरूर लीजिए ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट एकदम और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट।